प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वांट हाफ फैक्टर, वांट हाफ गुणक। ये 12th के साथ साथ इंजीनियरिंग और मेडिकल के कॉम्पिटिशन के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका बहुत ज़्यादा यूज है। तो हेडिंग दीजिए, वांट हाफ गुणक, वांट हाफ फैक्टर। ठीक है, हम लोग अणुसंख्य गुण पढ़े हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अणुसंख्य गुण कितने होते हैं? 4 होते हैं। वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। सभी में आपको बताया गया है कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील और अनपघट्य विलेय मिलाते हैं, यानी चारों अणुसंख्य गुण हम लोग जो पढ़े हैं वो अवाष्पशील और अनपघट्य विलेय के लिए पढ़े हैं। अवाष्पशील और अनपघट्य विलेय आपको बताया गया था कि विलेय 2 तरह का होगा, एक होगा अपघट्य और एक होगा अनपघट्य। अपघट्य जैसे मान लीजिए हो गया सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। जो अपघटित होता है, जो वियोजित होता है, जो आयनों में टूट सकता है, वो अपघट्य हो गया। और अनपघट्य जैसे ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, ये सभी जो होते हैं अनपघट्य होते हैं। अपघट्य और अनपघट्य। अपघट्य क्या होते हैं? जो कि आयनों में वियोजित हो सके, आयनों में टूट सके। जैसे यह आयन में टूटेगा NaCl, तो कौन कौन सा आयन देगा? Na+ और Cl-, तो यह अपघट्य हो गया। लेकिन ये आयनों में नहीं टूटते हैं। ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, सुक्रोज हो गया, ये आयन में नहीं टूटते हैं, तो ये अनपघट्य कहलाते हैं। अभी तक जो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं, उसमें विलेय हमेशा क्या होता है? अनपघट्य होता है। इस तरह के विलेय के लिए पढ़े हैं। यदि इस तरह का विलेय वाटर में डाला जाए, जल में डाला जाए, तब हिमांक में अवनमन क्या होगा, क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा, इसके बारे में पढ़े हैं। लेकिन यदि इस तरह का अब विलेय डाला जाए, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, इस तरह के विलेय डाले जाए जल में, जो कि विलयन में जाने के बाद अपघटित हो जाए, आयनों में वियोजित हो जाए, तो इनके अणुसंख्य गुण की गणना कैसे करेंगे? अभी तक चारों अणुसंख्य गुण जो हम लोग पढ़े हैं, चाहे वो वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन हो, क्वथनांक में उन्नयन हो, हिमांक में अवनमन हो या परासरण दाब, जैसे हम लोग पढ़े वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन P0 - P/P0 = जीटा विलेय पढ़े हैं। क्वथनांक में उन्नयन ΔTB = KB/m, ये पढ़े हैं। हिमांक में अवनमन ΔTF = KF/m और परासरण दाब π = CST। ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े हैं। लेकिन ये तभी एप्लीकेबल हैं, तभी इनका यूज होगा जब विलेय कैसा हो? अनपघट्य हो, यानी ग्लूकोज हो, यूरिया हो, सुक्रोज, इस तरह के यदि विलेय हैं तभी इनका उपयोग है। लेकिन यदि विलेय इस तरह के हो, जैसे क्वेश्चन में दिया हो कि 1 किलोग्राम जल में इतना ग्राम सोडियम क्लोराइड डाला गया या पोटेशियम क्लोराइड या सोडियम सल्फेट, और उस परिस्थिति में यदि पूछे वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन या क्वथनांक में उन्नयन या हिमांक में अवनमन या परासरण दाब, तो इस फॉर्मूला से हम लोग नहीं निकाल सकेंगे। तो उसके लिए वांट हाफ ने फैक्टर दिया था, उसको कहा जाता है वांट हाफ गुणक। वास्तव में होता क्या है कि यदि सोडियम क्लोराइड आप लिए, सोडियम क्लोराइड का 1 मोल लेंगे, तो यह जब विलयन में होगा, जब जल में इसको डालेंगे, तो एक सोडियम आयन मिलेगा, एक क्लोराइड आयन, यानी 2 पार्टिकल हो गए। 1 कण लिए थे, लेकिन कितना कण हो गया? 2 कण। लेकिन इसमें यदि 1 कण आप ग्लूकोज लीजिएगा और जल में डालिएगा तो 1 ही कण होगा।
1 मोल ग्लूकोज को जल में डालेंगे, जल में घुलने के बाद भी 1 ही मोल रहेगा, लेकिन इसका 1 मोल जल में डालेंगे तो इसके 2 मोल कण मिलेंगे, 2 मोल आयन मिलेंगे। तो कणों की संख्या बढ़ जा रही है, और जब कणों की संख्या बढ़ेगी तो अणुसंख्य गुण भी परिवर्तित होगा। यानी अणुसंख्य गुण हम लोग पढ़े हैं कि विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है। इसमें जितना कण डालेंगे विलेय का, विलयन में जाने के बाद उतना ही कण रहेगा, इसलिए अणुसंख्य गुण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस फार्मूला से डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें जितना कण आप डालेंगे विलयन में जाने के बाद इनके कणों की संख्या बढ़ जा रही है। यह 2 आयन देगा, यह भी 2 आयन, इसमें 2 सोडियम आयन है, 1 सल्फेट आयन है, तो ये 3 आयन देगा। तो कणों की संख्या बढ़ेगी, और कणों की संख्या बढ़ेगी तो अणुसंख्य गुण बदल जाएगा। इसका यदि हम इस फार्मूला से कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने पर जो अणुसंख्य गुण मिलता है उसको हम लोग कहते हैं परिकलित अणुसंख्य गुण। परिकलित अणुसंख्य गुण, परिकलित मतलब जो गणना से प्राप्त होता है, जो फार्मूला से प्राप्त होता है। और लेकिन ऐसा देखा गया कि जब हम विलयन में इसको डालते हैं, डालने के बाद जब एक्सपेरिमेंट द्वारा हम इसका अणुसंख्य गुण निकालते हैं तो उसका अणुसंख्य गुण अलग आ जाता है। इसको कहा जाता है प्रेक्षित अणुसंख्य गुण। प्रेक्षित अणुसंख्य गुण यह कैसे प्राप्त होता है? तो यह प्रयोग द्वारा प्राप्त होता है। तो 2 यहां पर अणुसंख्य गुण प्राप्त हो रहे हैं। एक तो परिकलित जो हम इस फार्मूला से निकालेंगे, लेकिन एक दूसरा भी अणुसंख्य गुण प्राप्त होता है जो हम प्रयोग द्वारा ज्ञात करते हैं। इसमें दोनों समान होगा। इसमें जितना परिकलित होगा उतना प्रेक्षित होगा। क्यों होगा? क्योंकि विलयन में जाने के बाद इनके कणों की संख्या में परिवर्तन नहीं हो रहा है। 1 मोल ग्लूकोज को जल में डालेंगे तो जल में घुलने के बाद 1 ही मोल रहेगा, लेकिन इसको यदि 1 मोल हम जल में डालेंगे तो कणों की संख्या बदल जाएगी। 1 मोल से कितने मोल हो गए? 2 मोल हो गए। तो जब कणों की संख्या बढ़ेगी तो अणुसंख्य गुण स्वाभाविक है कि बदलेगा। तो प्रयोग द्वारा जो प्राप्त होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रेक्षित अणुसंख्य गुण, और जो फार्मूला द्वारा कैलकुलेट करते हैं उसको कहते हैं परिकलित अणुसंख्य गुण, और इसी के अनुपात को कहते हैं वान हाफ गुणक। यानी प्रेक्षित अणुसंख्य गुण और परिकलित अणुसंख्य गुण के अनुपात को क्या कहते हैं? वान हाफ गुणक। ये दोनों क्लियर हो गया। परिकलित अणुसंख्य गुण क्या होगा? तो जो फार्मूला से प्राप्त होगा। प्रेक्षित अणुसंख्य गुण क्या होगा? तो जो प्रयोग द्वारा प्राप्त होगा। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा प्रेक्षित अणुसंख्य गुण। तो वान हाफ गुणक को कैसे डिफाइन करेंगे? वान हाफ गुणक प्रेक्षित अणुसंख्य गुण तथा परिकलित अणुसंख्य गुण के अनुपात को वान हाफ गुणक कहते हैं। इसे I से निरूपित करते हैं। कैसे निरूपित करते हैं? I से। तो I इक्वल हो जाएगा प्रेक्षित अणुसंख्य गुण बटा परिकलित अणुसंख्य गुण। ठीक है, प्रेक्षित अणुसंख्य गुण बटा परिकलित अणुसंख्य गुण। अब इस फार्मूला से प्रेक्षित अणुसंख्य गुण क्या हो जाएगा? प्रेक्षित अणुसंख्य गुण बराबर I गुना परिकलित अणुसंख्य गुण। अब जैसे हम लोग को किसी अपघट्य के लिए अपघट्य
के लिए अपघट्य आप लोग समझ रहे हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, ये सब अपघट्य हो गए। इन पदार्थों के लिए हमको ये विलेय के रूप में हो, ये विलेय के रूप में हो, तो इनका यदि हम संख्या गुण निकालना है, जैसे P0 माइनस P बटा P0 वास्तव में सापेक्षिक अनुमान, तो I इंटू यहाँ पर हम लोग कर देंगे विलेय का मोलन। उसी तरह यदि डेल्टा टी भी निकालना है क्वथनांक गुण है, तो I इंटू KB इंटू M। डेल्टा TF हिमांक नमन निकालना है, तो I इंटू KF इंटू M। उसी तरह परासरण दाब पाई इक्वल टू CST पढ़े हैं, तो इसमें I से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ध्यान में रखें। यदि विलेय कोई वैद्युत अपघट्य है जो कि आयन में वियोजित हो रहा है और उसके लिए अणुसंख्यक गुण की गणना करना है, वास्तव में सापेक्षिक अवनमन या क्वथनांक उन्नयन या हिमांक अवनमन या परासरण दाब, तो I से मल्टीप्लाई करके इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्लियर हो गया? ये अपघट्य के लिए हो गया। यदि विलेय कैसा हो तो अपघट्य हो, और विलेय यदि अनपघट्य हो तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। या I से हट, I केवल हट जाएगा, P0 माइनस P बटा P0 इक्वल टू जीटा विलेय, डेल्टा टी इक्वल टू KB इंटू M। वह जो हम लोग पढ़े हैं वह कैसे विलेय के लिए है, तो जो विलेय अनपघट्य हो, अवाष्पशील हो। तो ये क्लियर हो गया वांठा गुणक। दूसरी तरह से इसको हम लोग देखते हैं, वांठा गुणक को ऐसे भी डिफाइन करते हैं, वियोजन या संगुणन के पश्चात कुल मोलों की संख्या तथा वियोजन या संगुणन के पूर्व कुल मोलों की संख्या के अनुपात को वांठ-हाफ गुणक कहते हैं। यानी I इक्वल टू हो गया वियोजन या संगुणन के पश्चात कुल मोलों की संख्या बटा वियोजन या संगुणन के पूर्व कुल मोलों की संख्या। ये भी I निकालने का एक तरीका है। जैसे मान लीजिए कि हम सोडियम क्लोराइड की बात करें, तो सोडियम क्लोराइड आयन में टूटेगा तो Na+ और Cl-। यदि 100% वियोजन, वियोजन का मतलब होता है टूटना, और संगुणन का मतलब होता है जुड़ना। यदि एक कण टूटकर 2 या 2 से अधिक कण बना रहा है तो उसको वियोजन कहा जाता है, और 2 या 2 से अधिक कण जुड़ करके एक बड़ा कण बना है तो उसको संगुणन कहा जाता है। तो NaCl यदि 100% वियोजन हो Na+ और Cl- में, तो वियोजन के पहले कितना कण है? 1, और वियोजन के बाद कितना कण हो गया? 2। तो I का मान कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि I बराबर वियोजन या संगुणन के पश्चात कुल मोलों की संख्या। तो वियोजन के पश्चात 2 मोल हो गया, बटा वियोजन या संगुणन के पूर्व कुल मोलों की संख्या। तो वियोजन के पहले कितना मोल है? 1 है, तो 2/1 यानी कितना हो जाएगा? 2।
उसी तरह से मान लीजिए कि हम सोडियम सल्फेट की बात करें, यह यदि 100% वियोजित हो, 100% वियोजन इसका हो रहा है, 2 Na है तो 2 Na प्लस हो गया और 1 SO4 है तो 1 सल्फेट आयन हो गया। तो शुरू में कितना मोल लिया है? 1 मोल, और बाद में कितना मोल बन रहा है? तो 2 मोल सोडियम आयन और 1 मोल सल्फेट आयन, तो 3 मोल। तो I का मान कितना हो जाएगा? तो वियोजन के पश्चात कुल मोलों की संख्या 3 हो गया और बटा वियोजन के पूर्व कुल मोलों की संख्या 1 हो गया, तो I का मान 3 हो गया। अब I का मान आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग I का मान देंगे। एक होता है जैसे यहाँ पर 100% यदि वियोजन है तब यहाँ पर मोलों की संख्या 2 है, 1 मोल से 2 मोल बनना है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि 100% वियोजन हो। जो प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं उनका 100% वियोजन होता है, लेकिन जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं उनका 30%, 40% इस तरह से वियोजन होता है, यानी उनकी वियोजन की मात्रा कम होती है। तो वियोजन की मात्रा यहाँ 100% क्या हो गया? तो यह हो गया वियोजन का अंश, वियोजन का अंश ये हो गया 100%। 100% को आप 100/100 यानी 1 लिख सकते हैं। वियोजन का अंश आपका 60% भी हो सकता है, 60% होगा तो इसको 0.6 लिखेंगे। वियोजन का अंश 40% भी हो सकता है, 40% होगा तो 0.4 लिखेंगे। वियोजन के अंश को हम लोग अल्फा से निरूपित करते हैं, यानी 60% का मतलब कि 100 कण यदि है तो उसमें 60 कण ही वियोजित हो रहा है। 40% वियोजन का अंश है मतलब 100 कण में 40 कण ही वियोजित हो रहा है। तो वियोजन के अंश को हम लोग किससे निरूपित करते हैं? अल्फा से। तो अल्फा और आई में क्या संबंध है, ये हम लोग देखेंगे कि आई और अल्फा में क्या संबंध है। तो देखिए, आई तथा अल्फा में संबंध। पहला केस लेते हैं, यदि विलेय वियोजित हो, वियोजित होगा तो कणों की संख्या बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए कि कोई कण A है, यह वियोजित होकर के वियोजन के बाद B बना, B के मोलों की संख्या N है। प्रारंभ में इसका 1 मोल लिए तो ये 0 हो गया। साम्यावस्था पर या वियोजन के पश्चात जैसे मान लीजिए कि इसमें से अल्फा वियोजित हो गया, 1 मोल में से अल्फा मोल टूट गया, तो अल्फा मोल यदि टूट जाएगा तो कितना बचेगा? 1 माइनस अल्फा। अब इसके 1 मोल से इसका कितना मोल बना? n मोल। इसको समझिए, 1 मोल से इसका n, जैसे NaCl टूटता है तो 1 मोल से कितना मोल बनता है? 2 मोल। Na2SO4 टूटता है तो 1 मोल से 3 मोल बनता है। तो वियोजन होगा तो 1 मोल से 2 मोल बनेगा, 3 मोल, 4 मोल, 5 मोल बन सकता है। तो हम इसको n मान लिया, 2, 3, 4, 5 की जगह n मान लिया। तो 1 मोल से यहाँ कितना बनना है? n मोल। तो अल्फा से कितना बनेगा? n अल्फा बन जाएगा। अब हम लोग I का फॉर्मूला, I क्या है? तो वियोजन के पश्चात कुल मोल की संख्या बटा वियोजन के पूर्व कुल मोलों की संख्या। वियोजन के पश्चात कुल कितना मोल है? तो 1 माइनस अल्फा ये है बचा हुआ है, और ये प्लस n अल्फा। वियोजन के पूर्व कितना मोल है? तो इसका 1 मोल, इसका 0, तो 1 हो गया।
अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा हो जाएगा। वन को इधर लाते हैं तो I माइनस 1 इक्वल टू एन अल्फा माइनस अल्फा हो जाएगा। वन को इधर लाए तो I माइनस 1 हो गया, यहाँ बच गया एन अल्फा और माइनस अल्फा। यहाँ कॉमन ले लिया अल्फा तो यहाँ बच जाएगा एन, यहाँ पर माइनस 1, तो अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 बटा एन माइनस 1। यहाँ I क्या हो गया, 1/2 गुणक, और एन क्या हो गया, सॉरी अल्फा यहां पर हो गया वियोजन का अंश, और एन हो गया मोलों की संख्या, वियोजन के बाद मोलों की संख्या। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि यदि विलेय संगुणित हो, ये तो हो गया वियोजित हो, जैसे NaCl है, Na2SO4 है, ये आयन में टूटता है, वियोजन होगा तो कणों की संख्या बढ़ेगी, वियोजन होगा तो कणों की संख्या जैसे 1 मोल से 2 मोल बनेगा, 3 मोल बनेगा, यानी वियोजन के पश्चात मोलों की संख्या इसमें हमेशा बढ़ेगी। यदि ऊपर वाला बढ़ेगा यानी I का मान बड़ा होगा, तो यदि कभी भी विलेय वियोजित हो तो वहां पर ध्यान रखना है कि I का मान 1 से हमेशा बड़ा होगा। इसको नोट रखना है, याद रखना है, क्योंकि वियोजन के बाद कणों की संख्या, मोलों की संख्या बढ़ती है, हमेशा मोलों की संख्या बढ़ेगी, यानी ऊपर वाला बड़ा होगा, ऊपर वाला बड़ा होगा तो I का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो वियोजन की स्थिति में 1/2 गुणक का मान 1 से अधिक होता है। अब यदि विलेय संगुणित हो तो क्या होगा, ये देखते हैं। दूसरा केस, यदि विलेय संगुणित हो, संगुणित होने का मतलब कि 2 अणु जुड़ करके एक अणु बनाए, 3 अणु जुड़ करके एक अणु बनाए। जैसे देखिए एसिटिक एसिड जो है CH3COOH, इसका 2 अणु जुड़ जाता है और जुड़ करके एक बड़ा अणु बना लेता है। देखिए कैसे, CH3COOH, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा, तो 2 अणु इसके जुड़ गए। तो 2 अणु जुड़ करके कितना अणु बना रहा है, एक अणु बना रहा है, तो इसको संगुणन कहा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड ये डाइमराइज हो जाते हैं, 2 अणु जुड़ करके कितना बना लिए, एक बना लिए, इसको कहा जाता है डाइमर। जब 2 अणु जुड़ करके एक अणु बनाते हैं तो डाइमर कहलाता है। जब 3 अणु जुड़ करके एक अणु बनाते हैं तो ट्राइमर कहलाता है। जब बहुत सारे अणु जुड़ करके एक बड़ा अणु बनाते हैं तो उसको पॉलीमर कहा जाता है। पॉलीमर बहुलक आप लोग सुने होंगे। तो यहां पर संगुणन जब होगा तो मान लीजिए कि A के n अणु जुड़ करके एक बड़ा अणु An बनाएंगे। ठीक है। प्रारंभ में इसका 1 मोल लेंगे तो 0 हो जाएगा। संगुणन के बाद इसमें से अल्फा मान लीजिए कि निकल गया, तो कितना बचेगा, तो 1 माइनस अल्फा, यह कितना बनेगा, इसके n मोल से इसका 1 मोल बनना है, तो इसके 1 मोल से कितना बनेगा, तो 1 बटा n, तो इसके अल्फा से कितना बनेगा, तो अल्फा बटा n। ध्यान समझिए, इसके n मोल से इसका कितना मोल, यहां पर कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 मोल, इसके n मोल से इसका 1 मोल बनना है, इसके n मोल से इसका 1 मोल, तो इसके 1 मोल से 1 बटा n हो जाएगा, तो इसका अल्फा मोल से अल्फा बटा n। अब I इसका जो निकालिए,
I इक्वल टू क्या होता है, तो वियोजन या संगुणन के पश्चात कुल मोलों की संख्या, संगुणन के पश्चात कुल मोलों की संख्या बटा संगुणन के पूर्व कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। संगुणन के पश्चात कितना मोल, तो इसका 1 माइनस अल्फा, इसका हो गया अल्फा बटा n जोड़ दिए। संगुणन के पूर्व कितना मोल है, इसका 1 इसका 0, तो 1 हो गया। I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n। अब 1 को इधर लाते हैं तो I माइनस 1 इक्वल टू अल्फा अपॉन n माइनस अल्फा हो गया। अल्फा कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन n माइनस 1, तो अल्फा इक्वल टू हो गया I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। यहां अल्फा क्या हो गया, संगुणन का अंश, संगुणन का अंश, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, संगुणन को इंग्लिश में कहा जाता है एसोसिएशन, और वियोजन को डिसोसिएशन। तो ये हम लोग देखे अल्फा और आई में संबंध, वांठा गुणक, और वियोजन या संगुणन के अंश में संबंध हम लोग देखे। अब देखिए यदि मिले, हम लोग क्या क्या देखे, अब पहला कि वियोजन की स्थिति में, वियोजन मतलब एक कण टूट करके एक से अधिक कण बना रहा है, 2 बना रहा है, 3 बना रहा है, 4 बना रहा है, तो आई पहला बात कि हमेशा 1 से अधिक होगा। और दूसरा क्या देखे, अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। संगुणन की स्थिति में क्या देखें, संगुणन होगा तो 2 अणु जुड़ करके 1 बनाएगा, 3 अणु जुड़ करके 1 बनाएगा, तो संगुणन के पश्चात कणों की संख्या घटेगी, तो I का मान हमेशा 1 से क्या होगा, छोटा होगा। और अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, ये हम लोग फॉर्मूला देखें, ठीक है। और क्या देखें कि यदि अपघट्य की बात हो, यदि कोई वैद्युत अपघट्य विलेय के रूप में हो, तो हमेशा P नॉट माइनस P बटा P नॉट निकालना, तो I इंटू जीटा विलेय, डेल्टा टीवी निकालना हो तो I इंटू केबी इंटू एम, डेल्टा टीएफ निकालना हो तो I इंटू केएफ इंटू एम, और पाई निकाला तो I इक्वल टू CST। कब, तो यदि विलेय क्या हो, अपघट्य हो, यानी सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड इस तरह का, तो ये दिमाग में रखेंगे, कंसेप्ट दिमाग में रखेंगे तो क्वेश्चन बनेगा। आइए हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें। अब देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन, अभी आपको बताया कि यदि विलेय वियोजित हो, तो वियोजित होगा तो जैसे एक कण है टूटेगा तो कणों की संख्या बढ़ेगी, तो एक कण से मान लीजिए 2 कण हो गए, तो I का मान निकालने के लिए वियोजन के बाद जितना कणों की संख्या है उसको ऊपर रखेंगे, और बटा में वियोजन के पहले जितना है, तो 2 बटा कितना हो गया, 2। यानी वियोजन के बाद कणों की संख्या बढ़ेगी तो I का मान भी बढ़ेगा। और संगुणन में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक कण मिलकर के एक बड़ा कण बनाते हैं, तो कणों की संख्या घट रही है तो I का भी मान घट जाएगा। तो वही देखिए, यदि वैद्युत अपघट्य विलयन में वियोजित होता है, तो वियोजित होगा तो वांठा गुणक का मान क्या होगा, 1 से अधिक होगा। यदि वैद्युत अपघट्य विलयन में संगुणित होता है, संगुणित होगा तो क्या होगा, 2 कण मिलकर के एक कण बनाएंगे, यानी अधिक से अनेक कण मिलकर के एक कण बनाएंगे, तो कणों की संख्या घट रही है, और कणों की संख्या घट रही है तो I का मान 1 से क्या होगा, कम होगा, तो ये लेस देन 1 हो जाएगा। अब करेंगे 1m ग्लूकोज विलयन के लिए वांठा गुणक। ग्लूकोज क्या है, वैद्युत अनपघट्य है, ग्लूकोज हो, यूरिया हो, सुक्रोज हो, इसको 1 मोल यदि विलयन में डालिएगा तो विलयन में डालने के बाद भी 1 ही मोल है, यानी बाद में भी 1 मोल और पहले भी 1 मोल, तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1।
तो आई का मान इसके लिए कितना हो जाएगा 1। तो ग्लूकोज हो, सुक्रोज हो या यूरिया हो, ये जितने भी वैद्युत अनपघट्य हैं उनके लिए आई का मान हमेशा 1 हो। अब करेंगे Na2CO3 की वियोजन की मात्रा अल्फा निकालना है। Na2CO3 प्रबल वैद्युत अपघट्य है और वियोजित होगा, Na2CO3 तो कितना आयन देगा? तो देखिए 2 सोडियम है तो 2 सोडियम आयन और 1 CO3 है तो 1 कार्बोनेट आयन, तो 2 आयन ये और 1 कितना हो गया 3 आयन, यानी N का मान यहाँ पर कितना हो गया 3। तो हम लोग को निकालना है अल्फा। तो यहाँ देखिए वियोजन की स्थिति में हम लोग पढ़े अल्फा बराबर I-1 बटा वियोजन की मात्रा अल्फा है तो 1 था गुणक I निकालना है। तो I का फॉर्मूला हम लोग वियोजन की स्थिति में क्या पढ़े 1 प्लस अल्फा N-1। तो 1 प्लस अल्फा N का मान यहाँ 3 हो गया, तो 3 घटा 1 कितना होगा N-1, तो 3 घटा 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 यानी 1 प्लस 2 अल्फा। ऐसा में Na2CO3 है तो टूटेगा तो 2 सोडियम आयन और 1 कार्बोनेट आयन है, 3 आयन देगा तो N का मान 3 हो जाएगा। फॉर्मूला है I = 1 प्लस अल्फा N-1, तो 1 प्लस अल्फा N-1, N का मान यहाँ 3 हो गया तो 3 घटा 1 कितना हो गया 2, तो 1 प्लस 2 अल्फा यानी ये हो जाएगा। अत्यंत तनु Al2SO4 होल थ्राइस का 1 था गुणक, यह कितना आयन देगा Al2SO4 होल थ्राइस टूटेगा तो 2 एल्युमिनियम है तो 2 एल्युमिनियम आयन और 3 सल्फेट है तो 3 सल्फेट आयन, तो कितना हो गया 5। अब वियोजन के पहले कितना मोल है 1 और वियोजन के बाद कितना हो गया 5, तो 1/2 गुणक I बराबर होता है वियोजन के बाद मोलों की संख्या यानी 5 हो गया बटा वियोजन के पूर्व मोलों की संख्या 1, तो 5 बटा 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये क्वेश्चन AIPMT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। करेंगे which one of the following salts will have the same value of water factor as that of K4Fe6, यानी K4Fe6 के लिए I का जो मान होगा उसके बराबर इसमें किसका होगा। तो यह कितना आयन देगा, यह टूटेगा तो 4 पोटेशियम है तो 4 पोटेशियम आयन हो गया और एक Fe6 है तो एक हो गया Fe6। ये कॉम्प्लेक्स आयन है, हम लोग को 12th में एक चैप्टर ही पढ़ना है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में। तो 4 एक कितना हो गया 5, तो I का मान पहले हो गया ये 1 मोल और वियोजन के बाद 5 मोल, तो I का मान कितना हो जाएगा वियोजन के बाद मोलों की संख्या 5 और वियोजन के पहले 1, तो I का मान हो गया 5। अब इसमें से 5 आयन किसमें देगा, तो एल्युमिनियम 2 है और सल्फेट 3 है तो 2 3 5, ये 5 आयन देगा तो ये हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग देखे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पूर्ण विघटन मानते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्ण विघटन मानते हुए 6 ग्राम ग्लोबल लवण, फॉर्मूला ये होता है पूर्ण विघटन इसका हो रहा है। पूर्ण विघटन यानी 100% वियोजन होगा तो आयन में यह टूटेगा तो कौन कौन सा आयन देगा, तो 2 सोडियम है तो 2 Na+ हो गया और 1 सल्फेट आयन है तो 1 हो गया ये सल्फेट आयन, ठीक है। H2 आयन में नहीं टूटेगा, केवल Na2SO4 लवण है ये आयन में टूटेगा। तो इसके 1 मोल से ये 100% वियोजन हो रहा है, तो 1 मोल से कितना मोल बन गया 3 मोल, तो I का मान कितना हो गया 3। अब चलिए 6 ग्राम ग्लोबल लवण यानी स्मॉल w हो गया कितना 6 ग्राम को 0.1 kg जल में, यानी विलायक यहां पर हो गया 0.1 kg। विलयन के हिमांक की गणना करें, विलयन का हिमांक निकालना है T निकालना है, Kf का मान दिया है 1.86, हमको पहले डेल्टा TF निकालना होगा। तो डेल्टा TF निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं डेल्टा TF = Kf × M, ठीक है। लेकिन यहां पर चूंकि ग्लोबल लवण जो है
यह वैद्युत अपघट्य है, तो वैद्युत अपघट्य है तो यहाँ पर I से गुणा कर देंगे। जब भी वैद्युत अपघट्य रहेगा या वियोजित होने वाला या संगुणित होने की बात होगी तो यहाँ पर I से गुणा करेंगे। अब चलिए हम लोग निकालते हैं। डेल्टा TF निकालना है। I का मान हो गया 3, KF का मान 1.86, मोललता कितना होगा? तो मोललता बराबर हम लोग पढ़े हैं विलेय के मोल की संख्या, विलेय के मोल की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। विलेय का कितना मोल होगा? तो कितना दिया 6 ग्राम बटा इसका अणुभार निकालेंगे। सोडियम का 23 दूनी 46 हो गया, सल्फर का 32, 16 चौका 64 और 18 था 180। इसको जोड़िए, 4 2 6 6 12 का 2 1, 18 1 19, 19 6 25, 3 28 4 32, 322 हो गया विलेय के मोल की संख्या। विलायक का द्रव्यमान 0.1 kg है। अब इसको यहाँ रखिए, 6 बटा 322 गुना 0.1 है तो ये हो जाएगा 32.2। अब हम लोग को डेल्टा TF निकालना है, तो डेल्टा TF यहाँ से निकल जाएगा और डेल्टा TF निकल जाएगा तो हम लोग पढ़ेंगे डेल्टा TF इक्वल टू T0 माइनस T। T0 क्या है यहाँ पर? शुद्ध जल का हिमांक और T क्या है? विलयन का हिमांक। तो विलयन का हिमांक निकालना है तो T0F माइनस डेल्टा TF। T0F शुद्ध जल का हिमांक कितना होता है? 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस शुद्ध जल का हिमांक होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो 273 हो गया और माइनस डेल्टा TF। तो डेल्टा TF यहाँ से जो आएगा यहाँ रख देंगे, घटा देंगे, यह हो जाएगा विलयन का हिमांक। एक बार फिर से देखिए, पूर्ण विघटन मानते हुए 6 ग्राम ग्लोबल साल्ट का ये फॉर्मूला है। यह पूर्ण विघटन हो रहा है मतलब 100% डिसोसिएट होगा आयन में, तो 2 Na प्लस 1 सल्फेट आयन, कितना आयन हो गया? 3 आयन, तो I का मान 3 हो गया। स्मॉल w 6 ग्राम दिया है, कैपिटल W विलायक का द्रव्यमान 0.1 kg है, विलयन का हिमांक निकालना है, KF का मान दिया है, पहले डेल्टा TF निकालना होगा, क्योंकि वैद्युत अपघट्य है तो डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। डेल्टा TF निकालना है, I का मान 3 हो गया, KF हो गया 1.86, M मोललता विलेय के मोल की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान, मोललता यहाँ से हो गया। अब इस तरह से डेल्टा TF निकालेंगे, उसके बाद डेल्टा TF बराबर T0F माइनस T। T0F क्या है? तो शुद्ध जल का हिमांक, शुद्ध विलायक का हिमांक कितना होता है? तो 273 और डेल्टा TF यहाँ से हम निकालेंगे, यहाँ से जो आएगा और ये निकाल लेंगे, T हमारा निकल जाएगा विलयन का हिमांक। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड की वह मात्रा बताएं जो 1 किलोग्राम जल में डाली जाए तो विलयन का हिमांक 3 केल्विन कम हो जाए। क्या किया गया है? सोडियम क्लोराइड की वह मात्रा, सोडियम क्लोराइड की मात्रा निकालना है, यानी स्मॉल w निकालना है। सोडियम क्लोराइड विलेय है, यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान कितना है? 1 kg है। विलयन का हिमांक यानी डेल्टा TF 3 केल्विन, विलयन का हिमांक कितना कम हो जाना है? डेल्टा TF दिया है, KF दिया है 1.86, ठीक है। तो पहले I का मान क्या होगा? NaCl है, सोडियम क्लोराइड प्रबल वैद्युत अपघट्य है, प्रबल वैद्युत अपघट्य है तो 100% वियोजित होगा, Na प्लस Cl माइनस में 2 आ रहा है, यानी I का मान कितना हो गया? 2। तो हम फॉर्मूला लगाएं, डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन A इंटू कैपिटल W, यदि कैपिटल W किसमें हो? किलोग्राम। ये मोललता का फॉर्मूला है, यदि किलोग्राम में विलायक का द्रव्यमान दिया है। तो चलिए डेल्टा TF कितना हो गया? तो डेल्टा TF दिया है 3, I का मान 2, KF हो गया 1.86, स्मॉल w निकालना है, A हो गया सोडियम क्लोराइड का अणुभार, तो सोडियम क्लोराइड का, सोडियम का परमाणु भार 23, क्लोरीन का 35.5, ये हो गया 58.5, 58.5 गुना कैपिटल W कितना है? 0.1,
अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो W = आ गया 3 × 58.5 × 0.1 अपॉन 2 × 1.86, इसको गुणा भाग कर लीजिएगा, इतना ग्राम होगा। तो इस तरह हम लोग वांट हाफ गुणक के बारे में देखे। इसको आप लोग अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है 12th JEE और नीट के लिए। अगले क्लास में अगला टॉपिक देखेंगे। आप लोग शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। संजीव मिश्रा संस्कार वाले।